नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर है। आज जो है आग बुझाई जाएगी चॉपर के जरिए। आग की चपेट में 1360 हेक्टेयर का इलाका आ चुका है। एक जौलीग्रांट तो दूसरा पंतनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा चॉपर। टिहरी पौड़ी के जंगलों में पानी का छिड़काव करेगा। श्रीनगर झील से पानी भरा जाएगा, यानी कि पानी कहां से लिया जाएगा ये भी क्लियर हो गया है। और ये आज से आपको मालूम हो, कल इसकी इजाजत मिल गई थी, एयरफोर्स से मदद मांगी गई थी और उसके चॉपर्स जो हैं वो मिल गए। कल इजाजत मिल गई थी और आज से ये काम भी शुरू कर देंगे। और सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अब इसे राहत माना जाए आज से अगर ये आग बुझाएंगे? है करीब 8 बजे के आसपास जो बताया गया कि सहारनपुर एयरबेस से दोनों चॉपर उड़ान भरेंगे। एक चॉपर पंतनगर एयरपोर्ट जाएगा कुमाऊं के लिए, तो दूसरा जौलीग्रांट एयरबेस पे जाएगा। और यहाँ से करीब 9 बजे के आसपास हेली उड़ान भरेगा। आज जो पहले दिन का रूट चार्ट है वो बताया गया कि टिहरी और पौड़ी में आग बुझाने का काम होगा। तो टिहरी झील से एक चॉपर पानी भरेगा, तो वही अगर पौड़ी में आग बुझाने का काम शुरू होता है तो श्रीनगर में जो डैम साइड है वहां से पानी भरा जाएगा। क्योंकि जिन्हें सबसे अधिक अगर पूरे प्रदेश में हम देखें तो पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा जंगल जल रहे हैं, सबसे अधिक वहां पर अग्नि दुर्घटनाएं हुई है। इसलिए टारगेट रखा गया है कि चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल में जो भी जगह ज्यादा संवेदनशील है उनमें पहले ऑपरेशन चलाया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो जिन जगहों पर ज्यादा आग फैली हुई है और संभावना है और ज्यादा बढ़ने की, वहां से शुरुआत की जाएगी आग बुझाने की। हरिद्वार में आस्था के महाकुंभ की अगर बात करें तो आज नया उदासीन अखाड़ा पेशवाई निकालेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का दूसरा दिन भी है। हर की पैड़ी पर भागवत ने गंगा स्नान भी किया था। शांति कुंज में जो कार्यक्रम हुआ उसमें उन्होंने वो हिस्सा लेंगे। तो आज कुंभ में क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। आस्था का महाकुंभ चल रहा है। हर की पैड़ी पर भागवत ने जो गंगा स्नान किया वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और आज जो है मोहन भागवत का हम जिक्र करें, आरएसएस प्रमुख, शांति कुंज में जो कार्यक्रम है वो उसमें हिस्सा भी लेंगे। उदासीन अखाड़े की पेशवाई आज निकलेगी पूरे लाव लश्कर के साथ। तो तस्वीरें उस वक्त की जब पूजा पाठ हुआ, गंगा स्नान उन्होंने पहले उन्होंने गंगा स्नान यहाँ पर किया, यानी पवित्र पतित पावनी जो गंगा है उसमें उन्होंने यहाँ पर स्नान किया। और इसके बाद गंगा पूजा का उनका दौर जारी है। तो संघ प्रमुख का ये दौरा महाकुंभ के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान वो संतों से तो बात कर ही रहे हैं, साथ में महाकुंभ में स्नान का भी महात्म्य उसका भी लाभ ले रहे हैं। कैमरा भरत शर्मा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो शैलेंद्र को आपने सुना, वो बता रहे थे पूजा जो थी गंगा पूजा वो भी उन्होंने की, पूजा आरती में भी शामिल हुए, गंगा स्नान भी किया उन्होंने। आप देख भी रहे हैं तस्वीरें संघ प्रमुख मोहन भागवत की। और आज उदासीन अखाड़े की पेशवाई जो है वो निकलेगी, तो उस पर भी नजर रहेगी। नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई आज निकलेगी जो कि काफी भव्य रहने वाली है। आज मोहन भागवत के दौरे का दूसरा दिन है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गंगा जल कितना ठंडा होता है आपने बखूबी उसका अनुभव किया भी होगा, लेकिन आस्था हमेशा कठिनाइयों पर हावी होती है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज क्या कार्यक्रम है कुंभ से जुड़े हुए, बताइएगा। देखिए, आज नया उदासीन अखाड़ा की भव्य पेशवाई निकलने वाली है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज दौरे का दूसरा दिन है और हर की पैड़ी में इस समय मौजूद हैं। और सामने मैं लाइव एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज़ 18 के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं कि हर की पैड़ी में किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने दूसरे दिन दौरे के किस तरीके से गंगा पूजा इस समय कर रहे हैं। और सामने देखिए आप किस तरीके के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख, और आज सुबह उन्होंने सबसे पहले गंगा स्नान से दिन की शुरुआत की है और उसके बाद ये गंगा आरती का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर लगभग 10 से 15 मिनट तक वो लगातार यहाँ पर गंगा आरती करेंगे और इसके बाद उनका संतों से मिलने का कार्यक्रम है। और मोहन भागवत का ये दौरा महाकुंभ के बीच में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार इस समय संतों से बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने लगातार उनका पूरा दिन, जब वो सुबह पहुंचे तो शाम तक, रात तक पूरी व्यस्तताओं का दौर जारी रहा। कई तरह के सामाजिक चर्चाओं से लेकर के पर्यावरण से संबंधित जो सेमिनार हो रहे हैं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, उनमें वो हिस्सा ले रहे हैं। जो चिकित्सा
संबंधी महाकुंभ हो रहा है, एक आंखों का महाकुंभ, उसमें उन्होंने कल हिस्सा लिया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मां गंगा जो पतित पावनी है उसके स्नान के बाद वो उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में हमसे ये कहा, क्योंकि वो कैमरे से बातचीत में अक्सर बचते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि वो जो जन कल्याण है और विशेषकर कोरोना नाम की बीमारी इस समय पूरे देश में जो फैली हुई है वो दूर हो, उससे कम लोगों का संकट दूर हो, इसके लिए वो मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे तो वो किसी बड़े स्नान पर भी यहाँ पर आ सकते थे, क्योंकि उनके वजह से वीआईपी मूवमेंट होता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो सोमवार के दिन यानी आज यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। और यही वजह है कि आपको इस समय वो गंगा स्नान करते हुए दिख रहे हैं, गंगा पूजा करते हुए दिख रहे हैं गंगा स्नान के बाद। तो एक तरह से मोहन भागवत का ये दौरा अपने आप में बिल्कुल अलग दौरा है। और सही बात यह है कि महाकुंभ के बीच अगर ये दौरा है तो इसके फिर कई सारे मायने हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार हिंदू समाज के बीच में काम करता रहा है, तो उनका दौरा अपने आप में एक मैसेज देने वाला भी है। कई मायने हैं ये माना जा रहा है। और उसमें एक बड़ी गंभीर बात जो हम कहते हैं कि पंडा पुरोहित जो नाराज थे, हक हकूकधारियों की जो बात होती है कुछ फैसलों को लेकर, माना जा रहा है कि शायद उसे भी अब सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री बदल गए हैं। उस फैसले को लेकर भी हमने देखा है कि किस तरह से अब नरमी आ गई है, उसे बदलने की बातें भी हो चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल देवस्थानम बोर्ड का एक ऐसा फैसला था पिछली सरकार का जिसका लगातार पंडा पुरोहित विरोध करते रहे, चाहे वो हरिद्वार से जुड़े हुए लोग हों या फिर आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम से जुड़े हुए पंडा पुरोहित हों या फिर उत्तराखंड, क्योंकि देवभूमि है, यहाँ बड़े मंदिरों की कोई कमी नहीं है और छोटी छोटी जो मंदिर हैं वो तो असंख्य यहाँ पर मंदिर हैं और कण कण में यहाँ पे देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में लगातार इस बात का विरोध हो रहा था पंडा पुरोहितों की तरफ से कि देवस्थानम बोर्ड के तहत उनको न लाया जाए और मंदिरों पर सरकार किसी तरह के नियंत्रण की कोशिश न करे। तो कम से कम संघ प्रमुख मोहन भागवत इस पूरी की पूरी जो कवायद है, उनका दौरा है, संभवतः ये भी बात कर रहे होंगे संतों से जिनसे भी वो मुलाकात कर रहे होंगे, तो उनसे ये बात जरूर हो रही होगी कि आखिर देवस्थानम बोर्ड का जो फैसला था वो किस तरीके का फैसला था। हो सकता है कि नई सरकार उसको रिव्यू करेगी और हो सकता है कि ये फैसला वापस भी हो जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि फैसला किस तरीके से लेती है सरकार। लेकिन फिलहाल जो संघ प्रमुख मोहन भागवत का दौरा है वो निश्चित तौर पर इन सारे पहलुओं पर चर्चा हो रही होगी। जब वो संतों से बात कर रहे हैं, जब वो अखाड़ा प्रमुखों से बात कर रहे हैं, धर्माचार्यों से बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब विषयों पर भी चर्चा हो रही होगी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। और देवभूमि का जो संदेश जाता है, इसका एक संदेश जा रहा था कि कम से कम सरकार जो है वो मंदिरों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है, तो उस मैसेज को कम से कम हिंदू समाज के बीच में न जाए, इस तरह का मैसेज कम से कम उनकी सरकार के जरिए न जाए, ये कोशिश कम से कम रहेगी। कुल मिलाकर संतों की नाराजगी को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और ये माना जा रहा है कि अंदर खाने इस पर भी चर्चा होगी। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे और जैसे हम आग की बातें कर रहे थे तो आग की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर दिलसौड़ के जंगलों की हम बात करेंगे, जहां भीषण आग लगी हुई है। दूसरी तस्वीर चमोली के जंगलों की है, जहां आग लगी हुई है। नागनाथ रेंज के सरना कुंजासू इलाके में आग लगने से जंगलों को नुकसान पहुंचा। जंगल में आग की वजह से वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो प्रदेश में जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं के बीच अगले 3-4 दिन में कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। सैटेलाइट से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की तरफ से उत्तराखंड की ओर मंगलवार के बाद बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3-4 दिन में प्रदेश में बारिश हो सकती है, जो कि जंगलों की लगी आग बुझाने में कारगर होगी। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% से ज्यादा आग लगने की घटनाएं मैन मेड हैं। बीते साल लॉकडाउन की वजह से आग की घटनाओं में रिकॉर्ड कमी आई थी, लेकिन इस बार हालात फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। यानी कि इंसान खुद बहुत बड़ा कारण है इस आग को लगाने के लिए। जंगलों में धधक रही आग का इंसानी हरकत से सीधा ताल्लुक है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान जब इंसान घरों में कैद थे तो आग की घटनाओं में भारी कमी आई थी। साल 2020 में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बीते 1 दशक में सबसे कम रही, लेकिन इस साल हालात बिल्कुल अलग हैं। कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, हर तरफ अप्रैल के आगाज के साथ ही आग का तांडव देखने को मिल रहा है। सही बात है कि गत वर्ष कोरोना के चलते जो एक लिमिटेड मूवमेंट था पब्लिक का,
तो उसमें बहुत ही कम घटनाएं, मुझे लगता है पिछले 10 साल में सबसे कम घटनाएं गए वर्ष हुई थी। पर इस साल थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज अब उतना संक्रमण की स्थिति नहीं है और पब्लिक का मूवमेंट थोड़ा सा इजी है। साल 2018 में पिथौरागढ़ में 95 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 197 हेक्टेयर जंगल खाक हुए थे, जबकि 2019 में 135 घटनाओं में 293 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ चुके थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 26 घटनाएं हुई और 28 हेक्टेयर जंगल जले, जबकि इस साल अब तक 58 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जानकार भी मानते हैं कि दवाग्नि की 80% घटनाएं मैन मेड हैं। देखा जाए तो जो डेटा बोलता है वर्ल्ड वाइड और इंडिया का भी और रीजनल भी उत्तराखंड में, जो 82% फॉरेस्ट फायर होती है वो मैन मेड होती है। उनमें से सिर्फ 18 से 15% जो होती है वो नेचुरली लगती हैं। लेकिन जब पिछली बार का अगर हम डेटा कहें तो उसका एक मेन रीजन जंगलों का मॉइस्ट होना भी था। जंगलों में धधक रही आग को रोकने के लिए सरकारी प्रयास तो जरूरी हैं, लेकिन इससे भी जरूरी है जागरूकता। यही नहीं, इससे जुड़े कानूनी पहलू को भी मजबूत करने की खासी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में फेसबुक मैसेंजर के जरिए स्मैक बेचने वाले आरोपी को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सौरभ सहदेव को इंदिरा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास पुलिस को करीब 6.5 लाख कीमत की 110 ग्राम स्मैक मिली है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी फेसबुक मैसेंजर के जरिए नशे का सामान बेचता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो स्मैक बरेली से लेकर आता था और देहरादून में बेचता था। एसपी सिटी ने ये जानकारी दी है कि आरोपी पहले भी स्मैक बेचने के कारण जेल में जा चुका है। फेसबुक मैसेंजर्स पे ये अपने क्लाइंट से सप्लाई करता था, क्योंकि अभी इसका एक्सीडेंट भी हो गया था तो ये बाहर ज़्यादा संपर्क नहीं कर पाता था, तो फेसबुक मैसेंजर से ये क्लाइंट से संपर्क करता था, कन्वर्सेशन करता था और उसी पर जो है क्लाइंट्स के घर पे आकर के माल ले जाते थे। 12 राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है, लेकिन अब भी कई पर्यटक बिना जांच के नैनीताल पहुंच रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि यूपी बॉर्डर पर सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे पर्यटकों की जांच के लिए 12 पत्थर और तल्लीताल में जांच के लिए टीम लगाई हुई है, जो रोजाना 150 से ज्यादा पर्यटकों की जांच कर रही है। हमारी दिल्ली यूपी बॉर्डर पे हुई थी, वहाँ पे उन्होंने सबका टेम्परेचर चेक किया था और फिर उन्होंने जाने दिया था। फिलहाल तो कुछ नहीं किया, उन्होंने आईडी ली थी और एक बार सबका टेम्परेचर सब जगह टेम्परेचर चेक। कोविड टेस्ट जो करा के आ रहे हैं उनको शहर के अंदर प्रवेश दे रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोविड टेस्ट करा के आ रहे हैं, काफ़ी जो है वैक्सीनेशन वाले भी आ रहे हैं और जो लोग जिनमें हमें संदेह लग रहा है उनका हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कोरोना को देखते हुए रुड़की में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जिले की सीमाओं पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट कर रही है। हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है और पुलिस लगातार बॉर्डर पर निगरानी कर रही है। यहाँ जो 5 ऐसे बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो आरटी-पीसीआर की चेकिंग के साथ साथ जो भी यात्रीगण आएंगे उनके एंटीजन टेस्ट वगैरह को भी चेक किया जाएगा। टनकपुर में पूर्णागिरी बूम वन क्षेत्र में बने पार्किंग को हाईकोर्ट द्वारा प्रशासन को हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने जहां दूसरी जगह पार्किंग की जगह चिन्हित कर ली है, तो अब स्थानीय ग्रामीण और व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारी कह रहे हैं कि पिछले 8 साल से इस मेला पार्किंग से उनके परिवार चल रहे हैं और तकरीबन 200 परिवार चल रहे हैं। उसे चलना चाहिए। शासन से हमारा अनुरोध रहेगा कि ये 8 साल से चला हुआ ये जो बस स्टैंड है इसकी यथास्थिति बनाई रखी जाए। तो इस संदर्भ में हमने स्थलीय निरीक्षण किया है और हम अल्टरनेट लैंड ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। एक जो फिलहाल हमें जो ज़मीन मिली है जो कि राजस्व और कुछ ज़मीन पॉलिटेक्निक और आरटीओ ऑफिस की है, तो वहाँ पर हम एक अल्टरनेट लोकेशन ढूंढ रहे हैं। संभवतः भविष्य में यह ज़रूरत पड़ी तो उस भूमि को पार्किंग के लिए, भारी वाहन पार्किंग के लिए यूज़ किया जाएगा। उत्तरकाशी में ऑल वेदर के तहत यमुनोत्री हाईवे NH-94 पर चल रहे कटिंग काम की बात करें तो ये लोगों के लिए अब मुसीबत है। पहाड़ की कटाई के लिए डेटोनेटर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कमजोर पड़ी पहाड़ी कभी भी गिर जाती हैं और मलबा और बोल्डर गिरने से NH-94 गंगनानी रवाड़ा के पास कई बार बंद हो चुका है, लेकिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कोटद्वार में नगर निगम प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्षद का धरना जारी है। नगर आयुक्त के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे पार्षद सूरज प्रसाद ने निगम प्रशासन पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप लगाया।
जो जनहित के संबंध में जो बातें की जा रही है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अधिकारी वर्ग नहीं कर रहा है। 4 माह पूर्व बोर्ड की मीटिंग दिसंबर माह में हुई थी। उस मीटिंग की पुष्टि 4 माह बाद भी नगर आयुक्त द्वारा नहीं की गई है। टिहरी झील से सटे इलाके जाखणीधार और धौलतार में पीने के पानी की समस्या है, लेकिन विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मरम्मत न होने की वजह से हैंडपंप बेकार हो चुके हैं। ग्रामीणों को मीलों चलकर पानी लाना पड़ता है। हालांकि पेयजल मंत्री 2022 तक हर घर में पानी पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। पानी भरने के लिए हैंडपंप में जाना पड़ता है और कपड़े धोने जब हमारे बच्चे नहाने के लिए होते हैं तो हम बहुत सारे बिहार नीचे गद नहाए तो हम वहाँ जाते हैं। हमने तो घर घर पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। 2022 तक का हमने पहुँचाएंगे जहाँ पर स्रोत है। जहाँ पर स्रोत नहीं है, जहाँ पर पंपिंग से पहुँचा वहाँ पर 2023 तक लगेगा समय। 2 साल पंपिंग योजना बनाने का समय लगता है। और इंबा अवार्ड्स 2020 में न्यूज 18 की धूम रही है। न्यूज 18 के अलग अलग शोज को 75 अवार्ड्स मिले हैं। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के सबसे पॉपुलर डिबेट शो आर पार को बेस्ट ज्यूरी टॉक शो हिंदी का इंबा अवार्ड मिला। सीएनबीसी के लोकप्रिय टॉक शो टक्कर को गोल्ड अवार्ड मिला। आर पार और टक्कर डिबेट शो के होस्ट और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मंच पर दोनों अवार्ड्स लिए। इंबा अवार्ड्स में आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी कई अवार्ड्स मिले हैं। राम मंदिर की कवरेज, PFI नेटवर्क का खुलासा और आपके ऑटो वाले रिपोर्टर को ये सम्मान मिला है। Please put your hands together for everyone here on stage. Thank you so much, ENBA jury, Anurag ji, thank you so much. And I bow down to news industry because ये जो साल था वाकई बड़ा टफ था। कोविड प्रोटोकॉल्स एंड मास्क ऑन में 12-12 घंटे की शिफ्ट, 14-14 घंटे की शिफ्ट। तो आई बो डाउन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है इस साल। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकग्निशन। आई वांट टू थैंक माय टीम जो हर वक्त खड़े रहे और जिन्होंने साल दर साल परफॉर्मेंस दी है। मैं तो यही बात कहता हूं, सीधा बोलो, स्पष्ट बोलो और सत्य बोलो, और सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।